हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो मेरी एक व्यूअर ने मुझसे डिमांड की थी। और ये जो रेसिपी है आपने बहुत तरह की देखी होंगी, बनाई भी होंगी, पर ऐसी रेसिपी शायद ही बनाई होगी और इवन शायद ही किसी रेस्टोरेंट में इस तरह की ये रेसिपी आपको मिलने खाने को मिलेगी। तो आज मैं आपके साथ में पालक के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। पालक के कोफ्ते बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर, जो कि फुल फैट मिल्क है, वो एक तरफ उबलने के लिए चढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होंगे दूध का मैं क्या करने वाली हूँ, आगे आप देखते जाइएगा। और यहाँ पर मैंने 2 बंच पालक ली थी, इसमें से अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। बारिश के दिन है तो बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको क्लीन करने में। और फिर उसके बाद इसको जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं ना, उतना बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पानी को अच्छे से छटा लेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना, तो बस इतनी देर तक ही हमको उबालना है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल देना है ये सारी पालक। जी हाँ, पालक के कोफ्ते बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं पनीर घर पे ही बनाने वाली हूँ, पनीर के साथ ही पालक मिक्स करने वाली हूँ। तो इससे ना बहुत 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 ज्यादा अलग तरीके के कोफ्ते बनते हैं, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। और अब इसमें मैंने आधा चम्मच साइट्रिक एसिड या नींबू का सत्व मिलाया है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप में, लेकिन अगर नहीं है ना तो आप इसमें 1 से 1.5 नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही मिलाएंगे ना तो देखिए अब पूरा का पूरा दूध फट गया है, पनीर बन चुका है, छेना बन चुका है। बस अब इसमें ज्यादा देर नहीं करेंगे, इसको फटाफट से एक मलमल के कपड़े, सूती के कपड़े या किसी रुमाल में छान लेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने इसको छान लिया है। और इसमें से जितना आप गरम गरम ही स्क्वीज कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं ना, पानी को इस तरीके से निचोड़ लेंगे। इस तरीके से मैं रुमाल को घुमाते चली जा रही हूँ तो अच्छे तरीके से पानी इसमें निचोड़ जाएगा। जितना ऐसे कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं पानी को, उस तरीके से कर लीजिए। और इसके बाद ना इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए, तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए वजन रख के छोड़ दीजिए, 1 से 1.5 किलो का, जिससे कि इसका और एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यानी कि मतलब इस मिश्रण में ना पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट मैंने इसको वजन को रखा। और यहाँ पर ये हमारा पालक वाला पनीर बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए अब यहाँ पर मैंने एक थाली ली और अब मैं आपको दिखाती हूँ। पनीर अभी भी बहुत गर्म है, मतलब सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हमने रखा है ना, तो गर्म काफी है। और ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये बहुत शानदार, बहुत सुपर सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं इस तरीके से अगर बनाएंगे। और इससे ज्यादा प्योर और क्या ही हो सकता है। घर में हम छेना भी बना रहे हैं, पालक भी घर पे ही, और बिल्कुल बच्चों को इससे ज्यादा प्योर तो हम दे ही नहीं सकते हैं घर वालों के लिए। इवन ये मार्केट में भी आप देखेंगे ना, तो मैंने तो मतलब हमेशा ही नोटिस किया है, बहुत सॉफ्ट नहीं रहते हैं कोफ्ते, थोड़े सख्त से रहते हैं। लेकिन इस तरीके के कोफ्ते आप जब बनाएंगे ना, रियली में बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इस छेने को ना मैंने हाथों से मैश कर लिया, जैसे हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं ना उसमें मैश करते हैं। तो 2 से 3 मिनट मैश कर लीजिए, एकदम चिकना हो जाएगा पनीर। और इसमें एक उबला हुआ आलू मैंने ग्रेट कर लिया है, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक मैंने डाला है। और 2 चम्मच बेसन। तो बेसन का ना इस्तेमाल कम से कम करिए, तभी ये जो कोफ्ते हैं ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर पानी की मात्रा रहेगी ना पनीर में, तो फिर बेसन हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो पानी अच्छे से 5 मिनट के लिए निचोड़ लीजिएगा, जिससे कि हमको बेसन कम से कम मिलाना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके का डो मैंने तैयार कर लिया है, सिर्फ 2 चम्मच बेसन ही मिलाया है। अब जितने बड़े आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं उतने बड़े बॉल्स तैयार कीजिए। और मैंने मैदा लिया है, मैदे से इसको थोड़ा सा लपेट लेंगे, जिससे कि ना मतलब बिल्कुल फटने का चांस नहीं रहेगा। और इसको लपेटने के बाद ना इमीडिएट तेल में ना डालिएगा, वरना क्या होगा कि पूरा तेल खराब हो जाएगा, मैदा उसमें निकल के आ जाएगा तेल में। तो ये बॉल्स बनाने के बाद इनको मैदे में लपेटने के बाद ना कम से कम 15-20 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दीजिएगा, जिससे कि मॉइस्चर से ना मैदा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉल्स में, तो वो तेल नहीं खराब होगा। तो ये देखिए सारी बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं, बहुत बढ़िया बॉल्स बनी है, बिल्कुल शेप इनका खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पानी अच्छे से निकाल लिया था ना। एक तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जब हम बॉल्स डालेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए तेल। और जब सारी बॉल्स डाल देंगे उसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, पर एकदम कम गर्म में डालेंगे ना तो बॉल्स फट सकती हैं। और बाद में भी अगर एकदम धीमा रहेगा ना तो भी बॉल्स फट सकती हैं। तो डालते समय एकदम हॉट ऑयल होना चाहिए, उसके बाद आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको सेक लीजिए। इनफैक्ट अंदर तो सभी चीजें पकी हुई है, पनीर भी कच्चा नहीं है, मतलब फ्रेश पनीर ही है, और आलू उबला हुआ है, और पालक भी हमारी ब्लांच्ड है क्योंकि हमने दूध में डाला था।
तो बहुत अच्छे से अंदर बाहर सब तरीके से पक जाता है अगर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी करेंगे, पर एकदम लो फ्लेम पे ना करिएगा वरना ये कोफ्ते फट सकते हैं। और एकदम से इसमें स्पून भी नहीं लगाना है, जब तक थोड़ी सी स्किन का कलर इसका चेंज ना हो जाए तब तक इसमें कोई भी चम्मच या झारा वगैरह नहीं लगाना है, वरना फट सकते हैं। और बस धीरे धीरे करके अलटते पलटते हुए हम इनको हल्का सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए हमारे बहुत शानदार कोफ्ता बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। पालक पनीर की या पालक के कोफ्ते की शायद मतलब इस तरीके की रेसिपी आपने बनाई नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सी है, बहुत अच्छी बनती है। और अगर नहीं बनाई है तो जरूर बना के देखिएगा, इस तरीके से मन खुश हो जाएगा आपका। तो ये देखिए सारे कोफ्ता बॉल्स मैंने तल ली है, इनको एक साइड में रखेंगे। देखिए कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा डार्क ना करिएगा वरना ना स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि पनीर जिसमें काफी है ना तो पनीर एकदम जला जला सा होने लगता है। अब इसमें से कढ़ाई में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल रहने दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, और यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जीरा डाला है और सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब 7 से 8 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च और 2 प्याज मैंने रफली चॉप करके रखे हैं। ये सभी चीजों को ना हम गरम तेल में डालते चले जाएंगे। और फ्लेम को यहाँ पर अब हम हाई रखेंगे अभी, और हाई फ्लेम पर या मीडियम टू हाई रखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना इसको बढ़िया सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो अच्छे से इनका कच्चापन जाना चाहिए। और लगभग 1 मिनट के बाद ना मैंने इसमें 7 से 8 काजू भी डाल दी हैं, जिससे कि ना जो ग्रेवी है बहुत शानदार सी, बहुत बढ़िया टेस्ट वाली ग्रेवी बनकर तैयार होगी, रिचनेस बढ़ जाती है। और ये देखिए जब गोल्डन ब्राउन से हो गई है हमारे प्याज, तब मैंने इसमें 3 कटे हुए टमाटर डाल दिए, साथ में नमक भी डाल दिया है स्वादानुसार। और बस अब टमाटर डालने के बाद तो बिना किसी झिझक के आप आराम से हाई फ्लेम पे इसको चलाइए, क्योंकि टमाटर में ना बहुत सारा मॉइस्चर होता है। अब जो हमने पनीर बनाया था ना उसका देखिए पानी जो बचा था ना, उसी में मैं आटा गूंथने वाली हूँ। तो मैंने पानी थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि काफी क्वांटिटी में था। तो जितना आप आटा लगाना चाहते हैं ना उतना पानी लेके इस पानी से आप आटा गूंथिए। सिर्फ नमक डाला है मैंने, नॉर्मल कुछ भी नहीं डाला है। आप देखिएगा ये पानी एक तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और रोटी पराठे जो भी बनाना चाहते हैं ना गजब के सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप जितना आटा गूंथना चाहते हैं उस हिसाब से गूंथ लीजिएगा, पर इस पानी को कोशिश करा करिए फेंकिए नहीं। जिस दिन भी आप पनीर फाड़े ना उससे आटा तो जरूर गूंथ लीजिए, बहुत अच्छी रोटियां बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। तब तक आप देख पा रहे हैं ये टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनफैक्ट मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, क्योंकि सारे खड़े मसाले भी इसमें डले हुए हैं। तो अब मसाला भुन चुका, उसको मैंने एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और मैं साथ ही साथ में मीठा भी थोड़ा सा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए इस कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच घी। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के हिसाब से ही मतलब आज घर पे बनाने वाली हूँ खाना, क्योंकि जो कोफ्ते हैं बहुत शानदार हैं। इसके साथ में एक स्वीट डिश रहेगी और साथ में गेहूं के आटे की रोटी या पराठा, जो भी घर में बोला जाएगा वो मैं आगे तैयार कर लूंगी। अब इसमें मैंने थोड़ी सी सेवई डाल दी है। सेवई हालांकि मेरी रोस्टेड है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रोस्टेड भले ही हम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन इसको हल्का सा घी में और सेक लेते हैं ना तो इस सेवई का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये देखिए मैंने सेवइयों को थोड़ा अच्छे सा कलर लाने तक सेक लिया है, बहुत टेस्टी हो जाती है इसके बाद ये। और इसमें मैंने डाल दिया है ½ लीटर दूध। ये मेरा पहले का उबला हुआ दूध था, इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको डाल तो दिया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना दूध अभी भी इसमें कम लग रहा है, तो मैंने और थोड़ा सा दूध इसमें डाल दिया है, लगभग 1 कप। तो दूध की क्वांटिटी आप सेवइयों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा सेवइयां बना रहे हैं। पर सेवइयां ना दूध को बहुत एब्जॉर्ब करती हैं। और ये देखिए सेवइयां हल्की से सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें मिठास के लिए मिलाने वाली हूँ मिश्री। तो मिश्री ना फायदा मतलब नुकसान नहीं करती, फायदा तो कितना करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन नुकसान नहीं करती जितना कि चीनी करती है। तो मिश्री मैंने मिठास के लिए डाल दी है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। साथ में काजू बादाम पिस्ता को मैंने क्रश करके रखा था। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने स्वाद के अनुसार जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं। वो एक तरफ खीर उबल रही है सेवइयों की, तब तक यहाँ पर ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका था। तेज पत्ता मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि तेज पत्ता का फ्लेवर सारा आ चुका है इस मसाले में। और बाकी पूरे मसाले को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। साथ में इसी कढ़ाई में थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाला, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए निकाल लेंगे। और इसको बहुत अच्छा महीन सा देखिए मैंने पीस लिया है।
जितना महीन पीस सकते हैं ना, बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेंगे। और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले से में से भी। और ये देखिए हमारी सेवइया की खीर बहुत ऑलमोस्ट पक चुकी है, पूरी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतना ही हमको पकाना है। लास्ट में मैंने इसमें आधा चम्मच कुटी हुई इलायची पाउडर डाल दिया है और ये हमारी सेवइयां बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक साइड में मैंने ठंडा होने के लिए रखा। अब सेम कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। साथ में तेल गर्म होते साथ ही आधा चम्मच जीरा और 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डायरेक्ट तेल में डालेंगे। और हल्दी पाउडर पे आधा चम्मच डाल दिया, जिससे कि ना सब्जी में कलर बहुत शानदार आता है। तो डायरेक्ट तेल में जब कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम लोग भूनते हैं ना, तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। पूरा फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है अभी, वरना जो रेड चिली पाउडर हमने मिलाया है ना, वो एकदम काला काला सा हो जाएगा। साथ में मसाला पूरा हमने डाल दिया है, प्याज का जो पेस्ट बनाया था जार में जितना लगा है उसमें 1/4 कप पानी डाल के अच्छे से हिला के उसको भी डाल देंगे। बस अब इसको हमको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये और मतलब पहले से बहुत अच्छे से मसाला भुना हुआ था, तो इसको बस थोड़ा सा ही पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा ना थिकनेस अच्छी हो जाती है ग्रेवी की। और इसके साथ में अब इसको भूनेंगे। भूनना क्या है, मतलब थोड़ा सा पकाना है गाढ़ा होने तक, पर ढक दिया मैंने क्योंकि काफी खदक रहा था, ये काफी ज्यादा उछल रही थी सारा का सारा मसाला। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, कितना शानदार कलर आया है। अब इसमें यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी और 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई डाली है। इससे ना बहुत अच्छी रिचनेस आती है, पर ये ऑप्शन अगर ना डालना चाहे तो ना डालें, क्योंकि काजू हमने डाला है, पर मैं डाल रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मलाई डालने से। और मलाई को भी डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे, जिससे कि मलाई अपना घी छोड़ दे। बहुत अच्छा सा शाइन आ चुका मसाले में, आप देख पा रहे हैं कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया टेक्सचर आया है। अब इसमें मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने कोफ्तों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा कोफ्ते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा डालिएगा, क्योंकि कोफ्ते ना बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। अब इसको पकाना तो हमें ज्यादा है ही नहीं, बस उबाल आने तक ही इसको पकाना है, क्योंकि मसाला पूरा पका हुआ था। और ये देख पा रहे हैं आप, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तब तक दूसरे गैस में मैंने एक तवा चढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे आज पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में डिमांड हुई थी कि इसके साथ पराठे खाने हैं। और यहाँ पर जैसे ही उबाल आ चुका था ग्रेवी में, मैंने कोफ्तों को डाल दिया है। तो कोई भी कोफ्ते हो ना, तो बिल्कुल एंड में डालिए, गैस को ऑन रखिए तभी कोफ्ते को डालिए। और कोफ्ता डालने के बाद मिक्स करने के बाद इमीडिएट गैस को बंद करके ढक दीजिए, तो कोफ्ते अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी कोफ्तों को डाल के जो ढक ढक के पकाते हैं ना, उसकी जरूरत पड़ती नहीं। वो तब करना पड़ता है जब आपके कोफ्ते सख्त हैं, सॉफ्ट है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी इसकी शीट तैयार करने वाली हूँ। और मैं आज ना तिकोने पराठे बना रही हूँ, तो तिकोने भी थोड़े से मसाला डाल के बनाने वाली हूँ। तो लगभग 1/4 चम्मच घी डाला, उसमें जीरा पाउडर और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो बस कुछ ही चीज डाली है मैंने। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी, धनिया पत्ती जो भी डालना चाहते हैं ना, तो वो डाल सकते हैं। तो धनिया पत्ती ना मेरे को बरसात में अगर अच्छी मिलती है ना, तभी मैं लेके आती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ धनिया पत्ती बारिश के समय। तो मेरे घर में अभी बिल्कुल धनिया पत्ती नहीं है, और अच्छी मिल जाती है तो मैं ले आती हूँ साफ सुथरी सी। तो ये देखिए इसको पलट के भी मैंने वही मसाला लगा दिया है, और इसको ट्रायंगल शेप में पलट फोल्ड कर लेंगे और बस इसको पराठा बना लेंगे। तो ये तो सभी लोग जानते हैं इस तरीके के पराठे बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बस, लेकिन ये वीडियो का हिस्सा है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसको ट्रायंगुलर शेप में मैंने इसको बेल लिया है, और तवा एकदम अच्छे से गर्म हो तभी इस पराठे को हम डालेंगे। ठंडे तवे या कम गर्म तवे पे ना डालिएगा, वरना पराठा ना सख्त हो जाता है। तो बिल्कुल हॉट तवे पे इसको मैंने डाल दिया है। जब तक दूसरा पराठा भी बेलना शुरू कर दिया है, और एक तरफ से सिक जाएगा तब इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद इसमें हम घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, और चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जब एक तरफ से सिक जाएगा, तब तक मैंने वहां पे पराठा दूसरा वाला बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर इसको भी पलटते चले जाएंगे, तो दोनों काम एक साथ होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ भी मैंने पलट लिया है, और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। तो आज का ना ये सुपर टेस्टी लंच बनकर तैयार हुआ है गाइस। इसको इस तरीके से आप कोफ्तों को जरूर बनाइएगा। सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, पर बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा प्योर, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आप बच्चों को दे सकते हैं, घर वालों को दे सकते हैं।
और ये देखिए पराठा इस तरीके से सिक चुका है। और पराठे को ना जैसे एक्स्ट्रा घी वगैरह है ना, तो दूसरा जो पराठा बेला है उसके ऊपर इस तरीके से रख के थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ना, तो अच्छे से ड्राई ड्राई से पराठे बनते हैं। जिनको घी से मतलब ज्यादातर सभी को आज की डेट में तो होता है कि घी से दिक्कत होती है, ज्यादा घी बटर नहीं खाना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन को खोला, ये हमारे कोफ्ते कितने शानदार बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये पालक के कोफ्ते इतने शानदार बनते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अभी आपको मैं तोड़ के भी बताऊंगी, बिल्कुल रुई की तरह, मतलब बहुत गजब के सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए थाली लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीठे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवई की खीर रखी है, साथ ही साथ में कोफ्ता करी, पालक की कोफ्ता करी, ये देखिए, और साथ ही साथ में पराठे। बस ये आज का मेरा लंच है। बहुत सुपर डुपर टेस्टी बना है गाइस। और मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। अभी मैं आपको कोफ्तों को तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए पराठे तो सभी बनाते हैं इस तरीके से, आराम से खुल जाते हैं क्योंकि हमने अंदर बीच में घी लगाया है। और ये देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से, मतलब चम्मच का इशारा पाते से ही वो टूट गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और बस चलिए अब मैं अपना फेवरेट काम करती हूँ, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि गजब के टेस्टी बने हैं। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए